ठीक है। सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में। कल वाला समझ आया था आप सभी को? बता दीजिए एक बार। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। हाँ मैम, आप बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हैंड रेज कीजिए जो जो अभी क्लास में हैं। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार बता दीजिए मेरी आवाज सही से आ रही है और आप लोगों को स्लाइड दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस थैंक मैम यू आ सो रही। मच। हाँ जी। देखिए, तो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक, तो थोड़ा पिछला देख लेते जो हमने पिछले कल जहां तक पढ़ा था, उसके बाद आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं नया। ये तो इसका इंट्रोडक्शन था, ये रहने देते हैं। जो हमारे टाइप्स थे उनको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। हाँ जी, तो हमने देखे थे इवैल्यूएशन के टाइप्स। तो सबसे पहला था इसमें अकॉर्डिंग टू बेसिक अप्रोचेस, यानी बुनियादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन से हमारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार थे। क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, यानी जिसे हम मात्रात्मक मूल्यांकन कहते हैं, और दूसरा था क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन, जिसे कहते हैं गुणात्मक मूल्यांकन। उसके बाद हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देश के चरण के आधार पर। इसमें चार प्रकार थे। प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक, डायग्नोस्टिक जिसे हम नैदानिक कहते हैं, समेटिव जिसे कहते हैं योगात्मक। ठीक, इतना हमने कल डिस्क्राइब भी कर लिया था। और आज हमें जो पढ़ना है वो है नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। ठीक है, तो एक बार पिछला देख लेते हैं फिर से। जो हमारा क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन होता है उसमें आ जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन, जो हमारी लिखित परीक्षा होती है। ओरल एग्जामिनेशन, मौखिक परीक्षा, जिसमें हम समझ सकते हैं जो हमारे वाइवा वगैरह होते हैं वो सारे ओरल एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। और इसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है जिसे प्रयोगात्मक परीक्षा हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनके प्रैक्टिकल्स लैब में किए जाते हैं। ठीक, अगला है हमारा क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन, जिसे गुणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसके इसमें आता है ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज, यानी अवलोकन एवं साक्षात्कार के जरिए ये होती है। रेटिंग स्केल्स में आ जाता है, जिसे क्रम निर्धारण मान भी कहते हैं। और इसमें तीसरा था हमारा चेकलिस्ट जो इसमें आती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ये था हमारा निर्देश के चरण के आधार पर। इसके लिए कीवर्ड यूज किया जाता है एंट्री बिहेवियर, यानी हिंदी में जिसे कहते हैं प्रवेश व्यवहार। ये होता है इसका जो समझ सकते हैं कि ये इसका मेन फीचर क्या है कि ये किस टाइम पे किया जाता है। ये बिल्कुल होता है हमारा बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स, यानी जो शिक्षण हमारा होता है उसके शुरू होने से ठीक पहले ये किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, it ascertain the knowledge and skills the student possess which are necessary at the beginning of instruction in a given subject area। मतलब अगर कोई बच्चा किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उससे पहले हम उसका एक एग्जाम करवाते हैं जिसे एंट्रेंस टेस्ट भी हम लोग हैं। तो उसमें हमें ये पता चलता है कि बच्चे का लेवल कितना है या किसकी कितनी उसको नॉलेज है। जिस कोर्स में वो एडमिशन लेना चाह रहा है उसका उसको कितनी जानकारी है। ठीक, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं हमारे, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। मतलब जितने भी हमारे मेनली जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो सारे हमारे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में आ जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था फॉर्मेटिव, जिसे हम रचनात्मक कहते हैं। इसका अन्य नाम है इंटरनल
इवेल्युएशन, यानी इसे आंतरिक मूल्यांकन भी कहा जाता है। ये नाम आप याद रखिएगा, और जो पिछले वाले का कीवर्ड था वो भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार कीवर्ड से भी पूछ लेते हैं, तो आपके लिए इजी रहेगा फिर। ठीक है, ये कब की जाती है फॉर्मेटिव? इट इज डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम बिफोर इट्स कंप्लीशन। मतलब होती है ये जब हमारा कोई कोर्स चल रहा है, मान लो हमारा 1 साल का कोई कोर्स चल रहा है, तो ये उसके बीच में होगी, उसके पूरे होने से पहले, लास्ट में नहीं, बीच में कहा गया है। ठीक है, और क्या है? इट इज कंडक्टेड मोर देन वंस डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द एक्टिविटी। मतलब अगर जितना हमारा कोर्स है उसके आधार पे ही हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कितनी बार करना है। ठीक है, उसके बाद है कि टीचर के लिए क्या होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। टीचर फॉर अ टीचर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इंस्ट्रक्शन एंड रेमेडीज मोर इफेक्टिव। मतलब टीचर को इससे पता चलता है कि उसको जो वो जिस तरह से पढ़ाते हैं उसका उनको किस तरह से पढ़ाना है, या अगर कुछ चेंजेस लाने हैं उसमें तो वो भी वो लाते हैं। बच्चों की कमजोरियों को किस तरह से उनको ठीक करना है, किस टॉपिक में किसको प्रॉब्लम है, इस चीज के बारे में पता चलता है। इसके एग्जांपल्स हो गए मंथली टेस्ट और क्लास टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था डायग्नोस्टिक, इसे हिंदी में कहते हैं नदानिक। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इज मोर कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द लर्निंग डिफिकल्टीज और वीकनेस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो हमारी नैदानिक इवेल्युएशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें हमें ये पता चलता है कि विद्यार्थी को सीखने में कहाँ पे कठिनाई आ रही है। ठीक है, या उसकी कमजोरी किस टॉपिक में है, ये सारी चीजें हम डायग्नोस्टिक में पता करते हैं। ठीक है, this is a preventive measure taken to find out the areas to be improved and to be worked upon by remedial measures suggested। मतलब इसमें हमें ये पता चलेगा कि बच्चों को इस टॉपिक में बच्चे के मार्क्स कम है, इसमें ज्यादा है, तो जिसमें बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं उसमें हमें सुधार करवाना है उनको। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या क्या कह सकते हैं कि क्या क्या उपाय करने हैं, उस चीज के बारे में हम इसके इसके द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दिस टेस्ट फाइंड्स आउट अंडरलाइंग कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम। मतलब ये किसी समस्या के मूल कारण का पता लगाता है, जो हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हो गए, क्विजेज हो गए, डिबेट्स हो गए। ठीक, उसके बाद था सबसे लास्ट वाला समेटिव इवेल्युएशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं योगात्मक इवेल्युएशन। ठीक, इसका अन्य नाम है एक्सटर्नल इवेल्युएशन, या जिसे हम बाह्य मूल्यांकन भी कहते हैं। फॉर्मेटिव था हमारा इंटरनल इंटरनल इवेल्युएशन, और जो हमारा समेटिव है उसका दूसरा नाम है एक्सटर्नल इवेल्युएशन। ठीक है, इट इज डन एट द एंड और कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। देखो, ये हमारा बिल्कुल लास्ट में होता है, इसको आप समझोगे जो हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो हमारे समेटिव इवेल्युएशन का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, फिर है इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन हैव बीन अचीव्ड एंड इज यूज्ड फॉर असाइनिंग कोर्स ग्रेड। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उनको हमने कितने हद तक प्राप्त कर लिया है, और इसके ही जरिए कहते हैं कि एक्सटर्नल इवेल्युएशन के जरिए ही हम बच्चों को ग्रेड देते हैं। ठीक है, किनका कौन सा ग्रेड आया है उसके आधार पर हम इनको ग्रेड देते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? इट जनरली इंक्लूड्स ओरल रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स, टर्म पेपर्स एंड टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट। ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिर हमने आगे टेबल के रूप में इसको देखा था कि जैसे सबसे पहले प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है, ये पहले दिया जाता है निर्देश से पहले। निर्देश का मतलब है यहाँ पे पढ़ाई से पहले। ठीक है, अगर हमारा कोई कोर्स स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले जो इवैल्यूएशन होगा वो होगा हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। इसका इससे लगता है प्रवेश व्यवहार को जानने के लिए इसका उपयोग होता है। दूसरा है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ये हमारा निर्देश के दौरान ही दिया जाता है। ठीक है, इससे हमें फीडबैक मिलता है। ठीक है, फिर था डायग्नोस्टिक, ये भी इंस्ट्रक्शंस के दौरान ही दिया जाता है। इससे हमें सीखने की कठिनाइयों को हल करना होता है, मतलब हमें पता चलता है कि जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उस चीज को हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे लास्ट वाला है समेटिव, वो होता है निर्देश के बाद दिया जाता है। ठीक है, ये होता है शिक्षार्थी को प्रमाणित करने के लिए, मतलब इससे बच्चे को ग्रेड्स मिलते हैं, उसकी डिग्री मिलती है, या जो जो होता है डिप्लोमा हो कह सकते हैं, सर्टिफिकेट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमने कल पढ़ लिया था। इसमें किसी को कोई डाउट? मैम एक सेकेंड, ये जो बिफोर इंस्ट्रक्शंस लिखा है ना, इसमें फॉर्मेटिव इवोल्यूशन वो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस में आता है ना, तो ये सेकेंड नंबर पे राइट साइड। हाँ जी, फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक दोनों हमारा ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस आएगा। प्लेसमेंट पहले आ जाएगा और समेटिव बाद में आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये सेकेंड उसमें आपने राइट साइड पर क्या लिखा है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन टू प्रोवाइड फीडबैक,
on the teaching learning process? हाँ, इससे हमें फीडबैक मिलता है ना। देखो, अगर हम बीच में मान लो आप लोगों के टेस्ट हो रहे हैं बीच में, तो हमें इस तरह से फीडबैक मिलेगा कि आप लोगों को कहाँ पे कमी आ रही है, कौन सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया है या कौन सा नहीं समझ आया है। तो दोनों के बारे में हमें पता चलता है, इसलिए इसको फीडबैक कहा गया है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हमें देखना है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस, यानी संदर्भ की प्रकृति के आधार पर जो हमारे इवेल्युएशन होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले है इसमें नॉर्म रेफरेंस्ड, यानी नॉर्म संदर्भित जो हमारा मूल्यांकन होता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। Norm reference refers to standardized tests that are designed to compare and rank test takers in relation to one another। मतलब कि मानक जो संदर्भित मानकीकृत परीक्षण होता है, ये एक दूसरे के संबंध में परीक्षाओं की तुलना, परीक्षार्थियों की तुलना और रैंक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं बना होता है कि मान लो अगर कोई एग्जाम है हमारा 100 मार्क्स का, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे के 50 आने चाहिए, उससे ज्यादा ही आने चाहिए सभी के, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें बेसिकली ये कंपैरिजन के लिए होता है कि जितने भी बच्चे हैं क्लास में, जितने भी बच्चे हैं उनको एग्जाम दे दिया हमने, तो इससे हमें पता चलता है कि कह सकते हैं कि कौन सा बच्चा कितना करा है। ठीक है, आपस में उनका कंपैरिजन कि इसके इतने मार्क्स से ज्यादा आए हैं, उसके इतने बच्चों से कम मार्क्स आए हैं, इस तरह से। ठीक है, इट इज नॉर्मली यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जितनी भी हमारी कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी करवाए जाते हैं जैसे भी स्तर पर, ठीक है, उस वो हो गया हमारा नॉर्म रेफरेंस का उदाहरण। ठीक है, इसका एग्जाम्पल इस तरह से देख लीजिए। राजेश स्कोर्ड 98 परसेंटाइल विच मीन्स ओनली 2% कैंडिडेट स्कोर्ड बेटर देन हिम। मतलब कि राजेश ने 98% अंक प्राप्त किए हैं, जिसका अर्थ है कि केवल 2% उम्मीदवारों ने उससे बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। तो इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है। इन्होंने एक स्टूडेंट ले लिया राजेश, जिसके आए हैं 98% अंक। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपैरिजन कर रहे हैं, इससे ये अनुमान उनको लग रहा है उनको कि उसके 98 आए हैं, तो मतलब उससे ज्यादा कितनों के आए हैं, केवल 2% के ही इसमें आए हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्म रेफरेंस। ये बेसिकली होता है कंपैरिजन के लिए, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके कंपैरिजन के लिए इसको करवाया जाता है। ये वाला क्लियर है सभी को? मैम यहाँ पे स्टैंडर्डाइज टेस्ट का क्या मतलब है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट का, हाँ जी, इसमें स्टैंडर्डाइज का मतलब ऐसे हो गया कि बिल्कुल जो भी टेस्ट होगा वो सभी के लिए एक सा ही होगा। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे या जितने भी स्टूडेंट्स कह लो आप, उनके लिए जो टेस्ट होगा वो एक सा ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, वो है इसका मतलब। मैम जैसे मैम एनटीए ओके। यूजीसी का जो एग्जाम है वो सेम स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, सभी के लिए सेम होता है। हाँ और जी, जी, और उसमें जो भी निकालते हैं, जो परसेंटेज निकालते हैं जनरल का या ओबीसी का, वो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो बाकी का कंपेयर कर रहे हैं। हाँ जी, वो एग्जाम्पल ही है हमारा जो नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन है, वो उसी का एग्जाम्पल है हमारा। मैं वो जो लास्ट का एक पॉइंट है 98% और 2% जो है उसको समझा देंगे फिर से मैम। हाँ जी, देखो ये ना यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे मान लो कोई हमने एग्जाम करवाया, ठीक है, तो इसमें एक बच्चा लिया है इन्होंने राजेश, जिसके कि 98% मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये कंपैरिजन ही इसमें होता है हमारा, जो हमारा नॉर्म रेफरेंस्ड होता है, तो इसमें ये लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि राजेश के तो 98% आए हैं, तो मतलब टोटल तो 100% में से ही होता है ना। तो मतलब जो बाकी बच गए उनके 2%, बाकी मतलब जो बाकी उम्मीदवार है केवल 2% ही है जिससे उसके ज्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, अभी देखते हैं मैम अगला। हाँ जी, मैम एक बार और समझाओ ना, इसको समझ नहीं आया, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अच्छा, हाँ ठीक मैम, है, फर्स्ट लाइन। ठीक है, देखो पहले मैं दूसरा करवा लेती हूँ, फिर इसको कंपेयर करेंगे, फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, देखो इसको देख लेते हैं, फिर इनका कंपैरिजन करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन, यानी मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। तो इसमें क्या होता है,
Criterion reference assessment means that teacher judgments about how a student does in an assessment task are based on standards and criteria that are predetermined. ठीक है, मतलब मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का अर्थ है कि छात्र मूल्यांकन कार्य में कैसा प्रदर्शन करता है, इसके बारे में शिक्षक का निर्णय उन मानकों और मानदंडों पर आधारित होता है जो पूर्व निर्धारित होते हैं। देखो, जो हमारा पहला वाला था, उसमें ऐसा था कि उसमें हमारा कंपैरिज़न हो रहा था, जितने भी कैंडिडेट्स थे, सबका कंपैरिज़न हम करते थे कि देखो इनके इतने-इतने मार्क्स आए हैं। लेकिन जो हमारा क्राइटेरियन वाला है, इसमें क्राइटेरिया सेट करते हैं। इसको इस तरह से समझो, मान लो अगर कोई एग्ज़ाम है, अगर हम स्कूल टाइम की बात करें, तो जो हमारे एग्ज़ाम्स होते थे, मान लो कोई हमारा है 100 मार्क्स वाला, तो उसमें पासिंग मार्क्स हमें 33 चाहिए होते थे। तो वो एक क्राइटेरिया है कि जो बच्चे होंगे उनको 33 मार्क्स या उससे ज़्यादा लाने ही पड़ेंगे, उनको तभी माना जाएगा कि वो लोग पास हुए हैं। तो वहाँ पे इसमें क्राइटेरिया सेट करते हैं। लेकिन जो हमारा दूसरा वाला होता है नॉर्म रेफरेंस्ड वाला, उसका इस तरह से उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि 100 में से आपको 33 ही लाने हैं। उसका डिपेंड करता है कि जब सभी के मार्क्स आएँगे तो टॉपर के कितने आए, उसके कम के कितने आए, उस हिसाब पे उसमें हम उसको कह सकते हैं कि उसका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है? तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल लिया है ड्राइविंग टेस्ट का। ठीक है? ड्राइविंग टेस्ट आर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बिकॉज देयर गोल इज टू सी whether the test taker is skilled enough to be granted a driver's license, not to see whether one test taker is more skilled than another test taker. देखो, इन्होंने कह दिया इसमें कि जो हमारा ड्राइविंग परीक्षण होता है वह मानदंड संदर्भित परीक्षण है। क्यों है? क्योंकि उनका लक्ष्य यह देखना है कि परीक्षार्थी इतना कुशल है कि उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सके, ना कि यह देखना कि एक परीक्षार्थी दूसरे परीक्षार्थी की तुलना में अधिक कुशल है या नहीं। मतलब जो एक अगर आप सभी को पता होगा कि अगर कि ड्राइविंग लाइसेंस किसी को चाहिए होता है तो उसके लिए उनको ट्रायल देना होता है कि उन्होंने कितना सीखा है। जो पहले उन्होंने ड्राइविंग सीखी, फिर वो लोग गए ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, तो वहाँ पे उनको एक ट्रायल देना होता है। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि मान लो 2 लोग हैं, 2 लोग गए, तो उसमें उनका ये कंपैरिज़न नहीं होगा कि कौन-सा ज़्यादा अच्छा चला रहा है, नहीं। उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया होगा कि अगर ये वाला कि कोई भी अगर इतना-सा ड्राइविंग कर लेगा, कुछ भी जो उनका अपना क्राइटेरिया होता है, तो वो पास हो जाएगा, उसमें कंपैरिज़न नहीं होगा। लेकिन अगर इसको दूसरे रूप में देखिए, जो हमारा पहला वाला था नॉर्म रेफरेंस्ड वाला, उसमें हम लोगों ने कंपैरिज़न किया था 2 लोगों के बीच में। ठीक है? क्लियर हुआ ये वाला या फिर से समझाऊँ? हेलो? मैम जैसे कि जो पहली वाली टेस्ट आपने जो पहला वाला इवैल्यूएशन बोला था ना नॉर्म रेफरेंस, इसमें अगर बच्चों को सपोज 40-40 मार्क्स भी आ जाते हैं, मतलब जो हाईएस्ट होगा वही 40 मार्क वाला होगा, तो उनका परसेंटाइल वैसे भी 90 मतलब अबव ही आएगा 98 वगैरह, ऐसा ही ना कि जैसे परसेंटाइल पे चलेगा वो। हाँ, उसमें कंपैरिज़न होगा, लेकिन यहाँ पे जो ये क्राइटेरिया वाला होगा उसमें 33 से ऊपर सभी के आने ही चाहिए, ये कंपल्सरी है, तभी उनको माना जाएगा कि वो लोग पास हुए जी एग्ज़ाम्स जी में। हाँ जी। जी सभी जी को क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है तो अभी बोल लीजिए। संतोषी जी, आपको क्लियर हुआ या फिर से समझाऊँ? जी मैम, हो गया। उसमें कंपेयर करेंगे कि बच्चा 2 बच्चा अगर है, तो उसमें से कौन अच्छा है, ऐसा वाला टाइप का। और इसमें ऐसा है कि इसमें जो एक क्राइटेरिया रहेगा, उसको वो कर लिए, पास कर लिए, तो फिर वो सब बच्चे को ले लेंगे, ऐसा टाइप। हाँ जी, देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जो हमारा नेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता ना पहले से। मान लो हमारा ऐसा तो नहीं कहते हैं कि 200 से ज़्यादा सभी के आने चाहिए तभी पास होंगे। नहीं, इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। तो जो हमारा नेट वाला एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम्पल हो गया हमारा नॉर्म रेफरेंस्ड वाला। मतलब डिपेंड करता है, सभी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, फिर टॉपर के कितने हैं, उसके बाद कितने-कितने हैं, फिर उनका एक कह सकते हैं कि कट ऑफ जाती है कि कितने बच्चे पास हुए हैं इसमें, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें, जैसे एक टेस्ट होता है, आपको पता होगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो हर स्टेट का अलग-अलग होता है। जैसे हिमाचल का हो गया एचपी टेट हो गया, हरियाणा का हरियाणा टेट हो गया, तो उसमें एक फिक्स नंबर होता है। उसमें होता है कि 190 से ऊपर सभी के आने चाहिए, तभी उनको पास माना जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों जो अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स है, जैसे नेट वाला हो गया वो हमारा नॉर्म रेफरेंस्ड हो गया, लेकिन जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला है जिसमें क्राइटेरिया सेट किया गया है, वो हो गया हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। अभी क्लियर हुआ सभी को? मैम जैसे नॉर्म मैम इसको रेफरेंस ऐसा भी समझ समझ आया सकते हैं क्या नेट का एग्जाम।
कि नेट हम एग्जाम दे रहे हैं और जेआरएफ के लिए एक एज के साथ आप कितने परसेंट लाना है, तो वो आपका नॉन क्रिएटेशन डिफरेंस इवोल्यूशन हो गया और वो नॉर्म वाला हो गया, ऐसे समझ सकते हैं नेट। नहीं, मुझे क्लियर नहीं हुआ आपने क्या बोला, फिर से बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे नॉर्म संदर्भ में आपने ये बोला है कि आप मतलब उसमें कोई कंपैरिजन होता है कितना इतने परसेंट आया है, तो जैसे हम नेट और जेआरएफ की बात कर रहे हैं, तो नेट हम उसको नॉर्म को समझ सकते हैं और जेआरएफ के लिए हम एक मापदंड रहता है हमारा कि इतने परसेंटेज और किस एज तक के लोग ही जेआरएफ क्वालिफाई कराएंगे, ये ऐसा समझ सकते हैं इसको। हाँ जी, जहाँ पे एज वाला फैक्टर आ गया ना जैसे, तो वहाँ पे उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि मान लो 35 से नीचे ही होनी हाँ चाहिए सबकी एज। हाँ यस जी, यस, ये हाँ मैं हाँ मेरा बिल्कुल। ये कहना है कि एज से लेके सारी चीजें को हम इवोल्वेट कर सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है। हाँ जी, सही कह रहे हो, ऐसा होगा, सही एग्जाम्पल है ये भी। हाँ यस बाकी मैम, यही यही मैं भी बोल रही थी कि जैसे कि जनरल कैटेगरी के अलग मार्क्स और अदर कैटेगरी के अलग मार्क्स है, तो इसको भी क्राइटेरियन में ले सकते हैं ना। नहीं, वो तब आएंगे क्योंकि पहले तो टोटल आएंगे ना, मान लो जनरल वालों के हाईएस्ट आते हैं 240, ठीक है, तो वो तब होगा जब पूरा एग्जाम हो जाएगा। वो पहले से सेट नहीं किया होगा उन्होंने कि 240 आने चाहिए तभी वो पास होंगे, ऐसा नहीं होता है, वो वाला हमारा नॉर्म में आ जाएगा। मैम अभी होता है ना, अभी आधुनिक समय में होता है मैट्रिक में कि 30% लाएंगे तो थर्ड डिवीजन, और 45 सेकेंड, और 60% लाएंगे तो फर्स्ट डिवीजन, इसको हम मान सकते हैं मापदंड में, है ना। हाँ जी, मान सकते हैं इसको, क्योंकि इन्होंने दे दिया ना कि इतने परसेंट होनी चाहिए, फिर आपका ए डिवीजन हो गया, फिर सेकंड डिवीजन हो गया, थर्ड डिवीजन हो गया। जहाँ पे क्राइटेरिया है वो क्राइटेरियन वाला आ गया हमारा, जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है वो सारा आ गया हमारा पहला वाला नॉर्म वाला। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े अभी। यस मैम। मैम हाँ जैसे अभी जैसे स्कूल्स में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें परसेंटाइल बच्चों का आता है 98 परसेंटाइल, वैसे ही रिजल्ट आजकल निकलता है ना। हाँ जी। तो मैम उसमें जो मिनिमम मार्क्स, जैसे जो बच्चे फेल हो जाते हैं उन लोगों के लिए तो कोई मिनिमम क्राइटेरिया रखते हैं ना कि इससे कम वाले बच्चे पास नहीं होंगे। नहीं हाँ तो जी। आजकल बच्चों को फेल कहाँ करते हैं, सबका तो नहीं एक नहीं, ग्रेड बड़ी क्लासेस में 11 12 में तो होता है ना कि एक मिनिमम मार्क्स तो 8 के हर, बाद, 8 के बाद होता हाँ है। 8 के बाद जो एग्जाम्स होते हैं उसमें मिनिमम क्राइटेरिया भी रहता है कि इससे तो ज्यादा लाना है तो आप प्रमोट होंगे। और एक जो हाँ जी। हायर रहता है जिसमें हाईएस्ट बच्चों का बताते हैं, जैसे बोर्ड्स वगैरह में जो निकलते हैं उसमें परसेंटाइल रहता है, या उसमें अब यही क्राइटेरिया चलता है मैम, मिनिमम वाला ही हाईएस्ट जिसको आए वैसे निकाल दिए। मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, किसी को समझ आया इनका क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आया। मैम मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे 8th के बाद जब एग्जाम्स होते हैं एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है ना कि 100 में से 33 मार्क्स लाने हैं, वो लोग उन लोग आगे प्रमोट होंगे, मिनिमम ठीक है। मार्क्स क्राइटेरिया एक रहता है। हाँ जी, ठीक है। और जो मेरिट में जो बच्चे जो आते हैं जिनका मेरिट लिस्ट में जो ऊपर रहते हैं, हाईएस्ट जो मार्क्स लाते हैं, उसमें भी ऐसा आजकल रहता है ना, परसेंटाइल दिखाते हैं उसमें परसेंटाइल के, मतलब जैसे आप बता रहे 98 है, मतलब 2% बच्चों ने उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, तो वो दोनों तरीके से बताते हैं क्या उसमें इवेल्युएशन, मतलब जो नीचे कैटेगरी में बच्चे हैं जो कम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यह है कि मिनिमम मार्क्स इतने होना चाहिए तो आप प्रमोट हो गए, और जो अच्छा कर रहे हैं बच्चे उनमें भी एक कंपटीशन मतलब ये रहता है कि इनसे ज्यादा और अच्छा किन बच्चों ने किया है। हाँ जी, देखो जो आपने पहला वाला कहा कि एक मिनिमम मार्क्स होते हैं कि उससे ज़्यादा बच्चों के आने चाहिए, तो वो तो उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिया, ठीक है? तो ये आ गया हमारा क्राइटेरिया में जो आपने पहले वाला बोला, ठीक है? जो आपने दूसरा बोला कि जो हमारी पूरी मेरिट लिस्ट बनती है कि टॉपर के कितने आए हैं, फिर बाकी बच्चों के कितने-कितने आए हैं सभी के, वो हमारा नॉर्म वाले में आ जाएगा। क्योंकि वो पहले से तो फिक्स नहीं होता, पहले से हमें पता नहीं होता ना कि टॉपर के कितने मार्क्स आने वाले हैं, वो तो जी डिपेंड जी। करता है, तो वो उसमें आ जाएगा फिर, ठीक है? ओके ओके। हाँ जी, अभी आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा जो आगे हम शुरू कर रहे हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी सीबीसीएस जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, ठीक? तो इसको देखिएगा ध्यान से। इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी, द सीबीसीएस और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इज द स्टूडेंट सेंट्रिक कोर्स दैट अलाउज स्टूडेंट टू चूज देयर सब्जेक्ट्स। मतलब किसने दिया है ये? विश्वविद्यालय अनुदान
यानी आयोग यानी यूजीसी द्वारा इसे शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यह एक छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम है जो छात्रों को अपने विषय चुनने की अनुमति देता है। क्योंकि इसका नाम ही है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो मतलब बच्चों के पास विकल्प होता है इसमें कि उनको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि ये किसके द्वारा दिया गया है, यूजीसी द्वारा इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ठीक है, द सब्जेक्ट्स कैन बी एट अ बेसिक और एडवांस लेवल instead of the conventional marking system. The CBCS system uses credits, मतलब जो इसमें विषय होते हैं वो बुनियादी या उन्नत स्तर पर हो सकते हैं, मतलब वो बेसिक लेवल के भी हो सकते हैं या फिर एडवांस लेवल के भी हो सकते हैं जो इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे CBCS में। ठीक, और क्या है, पारंपरिक अंकन प्रणाली के बजाय CBCS प्रणाली क्रेडिट का उपयोग करती है। तो जो हमारा सीबीसीएस होता है उसमें वैसे नहीं देते रिजल्ट जैसे पहले देते थे कि मार्क्स हो गया कि इतने मार्क्स आ गए आपके 200 में से 198 आ गए या 190 आ गए, ऐसा नहीं होता है। इसमें ग्रेड दिए जाते हैं, ओ हो गया, ए प्लस हो गया, ए हो गया, बी प्लस, ऐसे ऐसे करके इसमें ग्रेड दिए जाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ सभी को? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, अभी देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स ऑफ सीबीसीएस यानी विशेषताएं, सीबीसीएस की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहला है प्रोवाइड स्टूडेंट विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ कोर्सेज। ये छात्रों को पाठ्यक्रम के चयन में अधिक लचीलापन प्रदान करता है। लचीलेपन का मतलब हुआ कि उसको जो चूज करना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि उसको यही सब्जेक्ट पढ़ना है तो जी यही पढ़ो, नहीं। एग्जाम्पल है इसमें, बीटेक कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, यानी बीटेक उम्मीदवार मानवीय की विषयों का विकल्प चुन सकते हैं। अगर कोई बीटेक कर रहा है कोई कैंडिडेट, तो उसके साथ उसको ऐसा कह सकते कैसी स्वतंत्रता है कि अगर उसको मानवीय के विषय पढ़ने हैं तो वो उनको भी साथ में पढ़ सकता है। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन चूज कोर्सेज एट बेसिक और एडवांस लेवल। ये पहले वाला ही आ गया कि छात्र बुनियादी या उन्नत स्तर पर पाठ्यक्रम चुन सकते हैं जैसा उनको पढ़ना है। ठीक, फिर है लर्नर्स एक्वायर जॉब ओरिएंटेड स्किल, मतलब शिक्षार्थी रोजगारोन्मुख कौशल प्राप्त करते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा होगा कि अगर आपको कोई आप कोर्स कर रहे हो उसके साथ साथ आपको कोई स्किल भी सीखनी है तो उसके लिए आप उसमें कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और उसको पढ़ के उसके एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, फिर है हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स गेट द चांस टू गेन एक्स्ट्रा क्रेडिट, मतलब जो अत्यधिक प्रेरित छात्रों को अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त करने का मौका मिलता है। अगर कोई बच्चा अपना कोर्स तो कर ही रहा है लेकिन साथ में उसको कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो उसको सही लग रहा है, तो उसको पढ़ के वो उसके भी उसको एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेंगे। उतने तो मिलेंगे ही, मान लो उसके अपने कह सकते हैं अपना जो वो कोर्स है उसके 30 क्रेडिट है, लेकिन वो अगर कोई दूसरा साथ में थोड़ा बहुत पढ़ रहा है कोई सब्जेक्ट, तो उसके मान लो 2 क्रेडिट्स है। ठीक है, तो वो उसमें ऐड हो जाएंगे, उसको 30 और 2 मिला के 32 हो जाएंगे। ठीक है, फिर है क्रेडिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड इफ स्टूडेंट्स चेंजेस हिज यूनिवर्सिटी, यदि छात्र अपना विश्वविद्यालय बदलता है तो क्रेडिट हस्तांतरित किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, मान लो कोई विद्यार्थी पहले एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो उसके बाद उसको किसी वजह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, दूसरे विश्वविद्यालय में उसको पढ़ना है, तो वहां कह रहे हैं कोई कुछ? देखो, तो ऐसा होता है अगर कोई दूसरी जगह जाना पड़ गया उसको दूसरे विश्वविद्यालय में, तो अगर उसने वहां 1 साल पढ़ा है तो जो उसके 1 साल के क्रेडिट हो गए, तो वो ऐसा नहीं होगा कि अगर वो नए विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है तो उसको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, नहीं। जो उसके 1 साल के क्रेडिट है वो दूसरे विश्वविद्यालय में ऐड हो जाएंगे, तो उसको सेकेंड ईयर से ही पढ़ना होगा। फिर ये इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। ठीक है, CBCS is a step toward moving away from numerical marking to grading system, मतलब जो CBCS है इसमें संख्यात्मक अंकन से ग्रेडिंग प्रणाली की ओर बढ़ने की दिशा में एक कदम है। जैसे पहले मैंने बता दिया कि अभी इसमें ग्रेड्स मिलते हैं, अभी ऐसा कोई कह सकते हैं कि संख्यात्मक अंकन नहीं होता है कि 100 में से इतने आ गए, होते वो मार्क्स ही है उनके बच्चों के, लेकिन उनको ग्रेड्स के रूप में उनको दिखाया जाता है कि आपका A+ आया है, किसी का B आया है, किसी का O आया है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट इस वाली स्लाइड में? ये 4 सब पॉइंट है मैम, ये नहीं समझ में आया। यदि छात्र अपना विश्वविद्यालय बदलता है तो क्रेडिट हस्तांतरित कैसे किया जाता है, मतलब इसके बारे में नहीं समझ में आया थोड़ा। ठीक है, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो, मान लो आप किसी
मान लो किसी एक यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, आपने 1 साल तक वहाँ पे पढ़ाई की किसी कोर्स में, ठीक है? आपने 1 साल तक पढ़ाई कर ली, तो आपको उतने क्रेडिट मिल गए हैं वहाँ पे। मान लो आपको 10 क्रेडिट मिले हैं 1 साल के, ठीक है? तो अब अगर आपको किसी वजह से दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ रहा है, ठीक है? तो आपको दूसरे विश्वविद्यालय में क्या होगा, अगर आप दूसरी जगह जाओगे, तो आपको वहाँ ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर से ही शुरू करना पड़ेगा, नहीं। जो आपके पिछले क्रेडिट आपको मिले थे पुराने विश्वविद्यालय में 10 क्रेडिट, वो वहाँ पे ऐड हो जाएँगे हमारे नए विश्वविद्यालय में, ठीक है? तो वहाँ पर आपको सेकंड ईयर से पढ़ना होगा। फर्स्ट ईयर के क्योंकि आपने किसी दूसरी जगह पढ़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गायब हो गए, या वो कहते हैं कि आप दूसरी जगह पढ़े हो, तो हम आपको इसके क्रेडिट नहीं दे सकते, आप नए तरीके से पढ़ो, नहीं। वो पुराने वाले जो हमारे क्रेडिट होते हैं, वो दूसरी जगह पे ऐड हो जाते हैं हमें। ठीक है? ओके मैम। मैम हाँ जी। इससे पहले वाली स्लाइड एक बार दिखाएंगे क्या? हाँ जी। ठीक है? ये जो लास्ट वाला है इसमें जो अंकन प्रणाली मतलब जो परसेंटेज ना लिख के ये क्रेडिट लिखा जाएगा, ये लिखा है ना इसमें? हाँ जी, ये लिखा है इसमें। मतलब उसमें ऐसे मार्क्स नहीं देंगे कि आपके 100 में से 98 है, नहीं। उसमें ग्रेड देंगे कि आपके ओ है, ए प्लस है, ऐसे होगा इसमें। ठीक है, अभी आगे बढ़े। मैम मेरे यहाँ का नेटवर्क चला गया था, थर्ड वाला पॉइंट एक बार फिर से बताएंगे? थर्ड वाला अगली स्लाइड में। हाँ ये CBCS वाला, हाँ ये लर्नर ठीक। एक्वायर्स जॉब ओरिएंटेड। हाँ जी, शिक्षार्थी रोजगारोन्मुख कौशल प्राप्त करते हैं। हाँ, इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको मान लो आप कोई कोर्स कर रहे हो अपना, ठीक है? जो आप जो पढ़ रहे हो वो कोर्स हो गया आपका, ठीक है? तो अगर उस कोर्स के अलावा आपको कोई स्किल सीखनी है, तो उसके लिए आप उसी टाइम पे उसका विषय चूज़ कर सकते हो, मतलब वो सब्जेक्ट ले सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो, उसका एग्ज़ाम दे सकते हो, तो उसके भी आपको क्रेडिट मिलेंगे। तो इसमें ऐसा होगा कि आपके पास एक्स्ट्रा क्रेडिट्स है, तो अगर कहीं पे आप अप्लाई करते हो, तो और बच्चों के मुकाबले आपने वो एक्स्ट्रा जो चीज़ पढ़ी थी उसके आपके पास एक्स्ट्रा क्रेडिट्स होंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि आपको रोज़गार में कौशल मतलब रोज़गार की तरफ आपको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाएगा जब आप अप्लाई करोगे कहीं। ये मतलब है इसका। मैम ऐसे हो सकता है जैसे कई स्कूलों में अलग से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स उसके साथ कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर हुआ, लैंग्वेज भी बहुत सारे चलाते हैं, और मैनेजमेंट टाइप के कुछ ऐसे स्किल्स वाले सब्जेक्ट्स चलाते हैं। हाँ जी, वो आ जाएगा, वो इसमें आ जाएगा। वो अलग से जो कोर्स किए रहेंगे वो मेरे बेनिफिट करेंगे, वो सर्टिफिकेट या फिर मार्क्स देते रहेंगे। हाँ जी, जो आपके उसको मतलब आपको उसके ग्रेड्स मिलेंगे ना, वो आपको फ़ायदा होगा आगे जाके। अगर आपकी तरह ही बाकी बच्चों ने अप्लाई किया है, अगर उनके पास वो वाले कह सकते हैं उस स्किल के उनके पास ग्रेड्स नहीं है या उन्होंने वो चीज़ नहीं की है, तो आपको वो प्रेफ़रेंस दिया जाएगा वहाँ पे। जी मैम, जैसे हम लोग अलग से वो स्कूलों में वो NCC SSC कर लेते हैं तो उसके 3 मार्क्स 5 मार्क्स अलग से हम लोग को बेनिफिट मिलते हैं हाँ जी। कहीं भी एडमिशन में। जी मैम। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया इन्होंने। एनएसएस या एनसीसी वाला जो होता है, वो भी एक्स्ट्रा से होता है, तो उसके हमें जो मार्क्स मिलते हैं, वो एग्ज़ाम्पल आप इस तरह से समझ सकते हो। अभी आगे बढ़े, क्लियर है सभी को ये वाली स्लाइड? यस मैम, जी इसके मैम। आगे कौन सा ग्रुप है? हाँ जी, प्रियंका जी क्या बोल रहे हो? इसके आगे कौन सा करवाया था? इतना ही करवाया है अभी। अच्छा। हाँ जी, आगे देखते हैं। हाँ जी, 3 टाइप्स ऑफ कोर्स चॉइस, यानी इसमें 3 तरह के कोर्स का विकल्प है जो हमारा सीबीसीएस है। इसको देखिए, जो इसके तीनों है ना, कोर कोर्स हो गए, इलेक्टिव कोर्स हो गए, फाउंडेशन कोर्स है जो, इसके नाम याद रख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन बना है एक पहले ना, तो इसके नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कोर कोर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स नीड टू चूज अ कोर सब्जेक्ट कंपल्सरी टू कंप्लीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट, मतलब जो क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करने के लिए छात्रों को अनिवार्य रूप से एक मुख्य विषय चुनना होगा। तो जो हमारा कह सकते हैं कि मेन सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट वही रहेगा, मेन सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। अगर मान लो किसी का मेन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चॉइस बेस्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि अब वो हिंदी हिंदी को अपना मेन सब्जेक्ट बना ले, नहीं। मेन उसका एक ही रहेगा और वो कंपल्सरी है जो मेन सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है? अगला है इसमें इलेक्टिव कोर्स।
These subjects have more generic content and aim to increase the student's skills. They expose the student to subjects that are not in their curriculum. Students get the freedom to opt for the subject of their interest. देखो, ये होता है हमारा वैकल्पिक पाठ्यक्रम, हिंदी में इलेक्टिव कोर्स को कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन विषयों में अधिक सामान्य सामग्री है और इसका उद्देश्य छात्रों के कौशल को बढ़ाना है। मतलब जो छात्रों की स्किल्स होती है उसको बढ़ाना है हमारा उद्देश्य इलेक्टिव कोर्स का। ठीक, और क्या है, वे विद्यार्थियों को उन विषयों से अवगत कराते हैं जो उनके मैम ये नहीं पाठ्यक्रम में समझ में नहीं। आया, एक विषय में अधिक सामान्य सामग्री माने? हाँ जी, बताती हूँ देखो, और छात्रों को अपनी रुचि के विषय चुनने की आज़ादी मिलती है। मान लो अगर आप अपना कोई कर रहे हो, मान लो आपका मेन सब्जेक्ट हमने केमिस्ट्री रख लिया, ठीक है, तो जो आपका इंटरेस्ट का विषय है, मान लो आपको कह सकते हो कि आपको म्यूजिक पढ़ना है उसके साथ में, ठीक है, तो आप म्यूजिक को चूज कर सकते हो, वो हमारा इलेक्टिव कोर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो सामान्य सामग्री का मतलब हुआ कि जो हमारा मेन है, जो हमारा कोर कोर्स है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, उससे सामान्य सामग्री होगी इसमें, ये मतलब है मैम इसका। ऑप्शनल ठीक है, ऑप्शनल समझ सकते हैं, वो कंपलसरी है ये ऑप्शनल? हाँ ये ऑप्शनल है, ये आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनते हो। जिस जिस बच्चे का जिस जिस चीज में इंटरेस्ट है वो अपने हिसाब से उसको चुनेगा। ठीक है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। क्लियर है अभी? यस यस मैम। हाँ जी, अगला है फाउंडेशन, ऑल्सो रेफर्ड एज टू एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। ये लाइन, ये जो इसका अन्य नाम है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, यानी हिंदी में क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम, इससे भी क्वेश्चन बना है एक बार, तो इसका याद रख लीजिएगा, दोनों नाम इसके याद रखना कि फाउंडेशन को हम एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, द फाउंडेशन कोर्सेज ऑफर वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट्स दैट लीड टू नॉलेज एनहांसमेंट, मतलब इसे क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम के रूप में जाना जाता है। फाउंडेशन पाठ्यक्रम मूल्य आधारित विषयों की पेशकश करते हैं जो ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो, कोर कोर्स तो हो गया हमारा मेन, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, इलेक्टिव हो गया जिसमें हमें इंटरेस्ट है, जो हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना है, ये दोनों हो गए। अब फाउंडेशन क्या हो गया, जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है, इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझो पीएचडी से, मान लो कोई पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर उन्होंने कुछ ऐसा कोई कोर्स कर लिया, मान लो कोई रिसर्च का कोई कोर्स था 6 महीने का या 1 साल का, वो भी उन्होंने साथ में कर लिया फाउंडेशन कोर्स के रूप में, तो उसके उनको उस चीज का एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा, उसका क्योंकि वो उनकी पढ़ाई से ही रिलेटेड है। पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी में होती ही रिसर्च है, लेकिन उन्होंने एक साथ में कोर्स कर लिया रिसर्च से रिलेटेड, तो इससे जो उनकी ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि उनकी रिसर्च का ही काम उन्हें पहले था और रिसर्च की फील्ड में उन्होंने कोई अलग से कोर्स किया, तो ये हो जाएगा हमारा फाउंडेशन कोर्स। क्लियर है सभी को तीनों? मैम इंटर्नशिप भी बोल सकते हैं क्या? हाँ जी, बोल सकते हैं, इंटर्नशिप बोल सकते हैं, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड ही अगर हम कोई चीज कर रहे हैं साथ में, तो उसके हमें एक्स्ट्रा चीज मिले, एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलेंगे, तो उसका हमें आगे बेनिफिट होगा, तो वो उसको आप कह सकते हो इंटर्नशिप को इसमें। अभी क्लियर है सभी को, आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है, अभी इसी में है ये, ठीक है, अतिरिक्त जानकारी सीबीसीएस के बारे में। अ कोर्स कुड इंक्लूड लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स, लेबोरेटरी वर्क, फील्ड वर्क, आउटरीच एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट वर्क, वोकेशनल ट्रेनिंग, वाइवाज, सेमिनार्स, टर्म पेपर्स, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, सेल्फ स्टडी एंड सो ऑन और अ मिक्स ऑफ दीज। मतलब इसमें होता क्या है, जितने भी हमारा ये सीबीसीएस हो गया, मतलब तीनों को मिला के कोर कोर्स भी हो गया हमारा, फाउंडेशन वाला भी हो गया और इलेक्टिव भी हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, ये क्या क्या चीजें हमें करनी होती है उसके बारे में बता रहे हैं। एक पाठ्यक्रम में व्याख्यान, ट्यूटोरियल, प्रयोगशाला कार्य, फील्ड वर्क, आउटरीच गतिविधियां, प्रोजेक्ट कार्य, व्यावसायिक परीक्षण, वाइवा, सेमिनार, टर्म पेपर, असाइनमेंट, प्रस्तुतियां, स्व अध्ययन इत्यादि या इनका मिश्रण शामिल हो सकता है। मतलब ये अलग अलग चीजें भी हो सकती है, या मान लो किसी को हमने प्रोजेक्ट वर्क ही दे दिया या साथ में उसका वाइवा ले लिया इस तरह से, या ये सारी चीजें इकट्ठी दे दी है, 2-4 चीजें इसमें से मिला के उसको करनी है जो वो कोर्स कर रहा है, ठीक है। द ग्रेडिंग मेथड इज taught टू बी सुपीरियर टू द ट्रेडिशनल मार्क सिस्टम एंड एज अ रिजल्ट it is used by the
बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड इंटरनेशनली। मतलब जो हमारी ग्रेडिंग पद्धति है उसको पारंपरिक अंक प्रणाली से बेहतर माना जाता है। जो पहले हमारा एक सिस्टम होता था मार्क्स वाला, उससे बेहतर माना जाता है, जो कि हमारी ग्रेडिंग सिस्टम है। ठीक है। और परिणाम स्वरूप इसका उपयोग भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। कि पहले सीबीसीएस तो भारत में कुछ समय पहले ही आया है, उससे पहले तो ये जो अंक प्रणाली होती थी वो वाला सिस्टम होता था। ठीक है। लेकिन बाहर सीबीसीएस चलता है, तो क्योंकि एक बहुत अच्छा माना जाता है हमारा ग्रेडिंग सिस्टम अंक प्रणाली से, तो इसका उपयोग भारत में भी होता है और जो बाहर की पढ़ाने वाली संस्थाएं हैं वहां पे भी इसका उपयोग होता है। ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला? क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है। ये देखिए इस तरह से होता है इसमें। इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है, बस इसमें बताया गया है कि जैसे मान लो ओ से आउटस्टैंडिंग हो गया जिसके 10 पॉइंट्स उसको मिलेंगे, ए प्लस एक्सीलेंट हो गया 9 पॉइंट्स हो गए, ए वाला वेरी गुड हो गया 8 पॉइंट्स। ऐसे ऐसे इसमें दिया गया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर ये बस एग्जाम्पल था इसका कि ग्रेड कैसे दिए जाते हैं। ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी सीबीटी, जिसे हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षण। ठीक है। इसमें क्या होता है, ICT have now become an essential component in higher education in India for the last decade। मतलब पिछले एक दशक से भारत में उच्च शिक्षा में ICT का एक आवश्यक घटक बन गया है। क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि कोरोना काल के बाद जितना भी बहुत सारी चीजें हुई वो ऑनलाइन माध्यम से शुरू हुई है। ठीक है। तो ICT का बहुत एक बड़ा योगदान है हमारा हायर एजुकेशन में। तो CBT में क्या होता है, इन CBT कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज एम्प्लॉयड which means the candidates use computers to answer question present on the monitor। मतलब CBT में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है कि उम्मीदवार मॉनिटर पर प्रस्तुत प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। बहुत इजी है ये। जो एक सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा नेट का, क्योंकि हम उसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी कंप्यूटर के माध्यम से होता है। ऐसा तो नहीं होता है ऑफलाइन होता है, पेन पेपर के माध्यम से होता है। तो CBT यही है, कंप्यूटर आधारित परीक्षण। जो कंप्यूटर के जरिए हम लोग परीक्षाएं देते हैं या एग्जाम्स देते हैं, वो सारा CBT में आ जाता है। ठीक है। In India, CBT has been started for number of exams such as IBPS for banking exam। ये examples है इसके। ठीक है। ठीक है। And currently by NTA to conduct exams for UGC, NEET etc। मतलब भारत में CBT कई परीक्षाओं के लिए शुरू किया गया है, जैसे बैंकिंग परीक्षाओं के लिए IBPS हो गया, और वर्तमान में NTA द्वारा UGC और नीट आदि के लिए जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वो सारी कंप्यूटर बेस्ड होती है। ठीक है। ये क्लियर सभी को? जी मैम। ठीक है जी। अभी देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले है लार्ज स्केल डिलीवरी ऑफ टेस्ट, मतलब परीक्षणों की बड़े पैमाने पर डिलीवरी। क्योंकि जैसे आप देखो कि अगर ऑनलाइन माध्यम से हमारा नेट का एग्जाम होता है तो वो पूरे भारतवर्ष में होता है, तो अलग अलग जगह जगह पे बच्चे एग्जाम्स देते हैं, तो मतलब बहुत बड़ी संख्या में बच्चे एक साथ एग्जाम्स दे सकते हैं। ठीक है। फिर है वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्मूथ प्रोसेस, यानी सुव्यवस्थित और सुचारू प्रक्रिया। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ उथल पुथल होती है, बिल्कुल सही तरीके से होता है। एक टाइम पे ही सबका शुरू होता है, सबको एक से क्वेश्चंस आते हैं, एक सा तरीका होता है सबका। ऐसा नहीं है कि कुछ कंप्यूटर के माध्यम से दे रहे हैं या कुछ अलग तरीके से दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल एक सुव्यवस्थित इसका तरीका होता है। ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ कैंडिडेट्स विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थियों की देखभाल होती है इसमें। मान लो अगर किसी को कह सकते हैं कि कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, दिव्यांग है कोई, मान लो किसी को दिखता नहीं है, उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, तो जो हमारा ब्रेल रीडर होता है ना, एक जो उन्हीं लोगों के लिए होता है जो देख नहीं सकते, तो ऐसी ऐसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है जिसको जिस जिस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। ठीक। एग्जाम्स कंडक्टेड विद इंटीग्रिटी, मतलब ईमानदारी के साथ परीक्षाएं आयोजित होती है, क्योंकि इसमें जो चीटिंग के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं, बजाय उसके कि अगर हम पेन पेपर पे कहीं एग्जाम ले रहे हैं तो बच्चे उसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं कि बच्चे ज्यादा चीटिंग करें। ठीक है। एडवांटेजेस क्लियर हैं सबको? मैम ये Yes, थर्ड में विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थियों की देखभाल।
देखभाल का मतलब ये है कि अगर किसी को ना कोई देखो मैंने उसी का एग्जांपल दिया, मान लो कोई आंखों से जिसको किसी को दिख नहीं रहा है कोई कैंडिडेट को, तो उनके लिए कह सकते हैं कि जो उनकी नीड्स है, नीड क्या है उनकी कि उनको दिख नहीं रहा है, तो उसके हिसाब से उनको इक्विपमेंट्स चाहिए। तो जो ब्रेल रीडर एक चीज होती है वो अंधे लोगों के लिए होता है, उन्हें मतलब छू कर ना उसमें पता चलता है, छू कर उनको अक्षरों का पता चलता है, तो वो चीज उनको प्रोवाइड करवाई जा सकती है। ये मतलब है कि मतलब जिसको कोई कोई नीड है, कोई जैसे दिव्यांग बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ये कहा गया है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी। जी मैम, ठीक है। समझ गई। हाँ 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 जी ठीक है। तो ये थोड़ा सा रहता है, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, है ना, 5 मिनट है मैम, अभी। हाँ हाँ कंप्लीट कर लीजिए। हाँ जी। टू टाइप्स ऑफ सीबीटी, दो प्रकार है, लीनियर टेस्ट एंड एडेप्टिव टेस्ट। लीनियर टेस्ट यानी रेखीय परीक्षण, और एडेप्टिव टेस्ट यानी अनुकूली परीक्षण। बहुत इजी है, समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो जो हमारा लीनियर टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स अ फुल लेंथ एग्जामिनेशन, ठीक, in which the computer selection different questions for individuals without considering their performance level। मतलब इसमें एक पूर्ण परीक्षा शामिल होती है कि जिसमें कंप्यूटर व्यक्तियों के प्रदर्शन स्तर पर विचार किए बिना उनके लिए अलग अलग प्रश्नों का चयन करता है। देखो इसका हम वही नेट वाला एग्जांपल लेंगे तो उसमें ऐसा तो नहीं होता है ना कि उसमें पहले से क्वेश्चन बने होते हैं, पहले हमें 150 आने हैं तो 150 आने हैं, और सभी के लिए वो एक जैसे हैं। वो ऐसा नहीं है कि मान लो किसी ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया, वो उसका गलत हो गया और कंप्यूटर को पता चला कि ये इजी क्वेश्चन था, इसने गलत किया, तो उसके लेवल के हिसाब से उसको क्वेश्चन देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं पहले से, 150 है और सभी के लिए वो एक जैसे है। ये हो गया हमारा लीनियर टेस्ट। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है हमारा एडेप्टिव टेस्ट यानी अनुकूली परीक्षण। इसमें क्या होता है, here the computer selects a range of questions based on the individual performance level। मतलब यह कंप्यूटर व्यक्तिगत प्रदर्शन स्तर के आधार पर प्रश्नों की एक श्रृंखला का चयन करता है। इसमें ऐसे होता है, उसमें तो पहले से हमारे जो लीनियर टेस्ट होता है पहले से क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं कि इतने हैं और सभी के लिए एक जैसे, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन जो हमारा एडेप्टिव होता है उससे जैसे मान लो हमने कोई पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, वो हमारा करेक्ट हो गया, सही हो गया वो हमारा, तो उसका थोड़ा लेवल बढ़ा के अगला क्वेश्चन आएगा, तो वो सही होगा तो और लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन इसका अगर उल्टा समझे कि पहला ही हमारा गलत हो रहा है, तो उसके कम लेवल वाला क्वेश्चन देगा हमें कंप्यूटर, तो उसके कम लेवल वाला ऐसे ऐसे करके इसमें देता है। अगर सही हो रहा है तो लेवल बढ़ेगा हमारे क्वेश्चन का कि और ज्यादा थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो हमें उससे इजी क्वेश्चन करने को मिलेगा। अभी बताइए किसी को इसमें कोई डाउट? सेकंड वाला तो बता मैम देंगे मैम इस परीक्षण। एक एक करके बोलिए। हाँ मैम, अनुकूली परीक्षण क्या है, एक बार बता देंगे एग्जाम्पल से। अच्छा देखो इसमें ऐसा मैम होता है, इसमें ये हो सकता है ना, जैसे लीनियर में फर्स्ट पेपर हो गया हमारा, सारे सब्जेक्ट के बच्चों के लिए एक ही जनरल नॉलेज है, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो। और सेकंड पेपर हमारा व्यक्तिगत हो गया क्योंकि सब्जेक्ट वाइज हो गया वो। नहीं ये नहीं होगा इसमें, लेकिन वो सब्जेक्ट वाइज है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस पहले से बने हैं ना सभी के लिए। हाँ जो मैम। एडेप्टिव होता है उसमें पता क्या होगा, उसमें उस टाइम पे ही क्वेश्चन बनाएगा हमारे परफॉर्मेंस को देख के। मान लो हमारा पहला प्रश्न आता है कि हट प्रदीपिका में कितने अध्याय हैं, तो उसमें है 4, अगर हम रखें तो 5 है, लेकिन अगर हम 4 रखें मुख्य रूप से तो हमने 4 टिक कर लिया, तो उसके बाद हमारे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि पहले अध्याय में क्या क्या आता है, ठीक। लेकिन यदि हमारा पहला ही क्वेश्चन हमने गलत कर दिया कि हट प्रदीपिका में कितने अध्याय हैं, हमें यही पता नहीं है, तो जो कंप्यूटर होगा उसको पता चलेगा कि हमारा लेवल क्या है, तो वो उससे कम लेवल का क्वेश्चन देगा। मान लो वो यही पूछ ले कि हट प्रदीपिका के लेखक कौन है, ठीक है। इसमें होता है लेवल के हिसाब से जो हमारा एडेप्टिव होता है। अभी क्लियर हुआ पवन जी आपको? जी मैम मैम। दोनों ही सीबीटी पर होता है। हाँ जी मैम दोनों ही होता इसमें है। रीजनिंग के क्वेश्चन मान सकते हैं एडेप्टिव में, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन हम डालते हैं स्टार्टिंग में, वो धीरे 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 करके लेवल आईक्यू लेवल देखते हुए पढ़ता है, तो ऐसा हो सकता है ये? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, वही होता है इसमें। लेवल देख के वैसे ही वो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, अगर लेवल हमारा कम होता जा रहा है तो हमें इजी क्वेश्चन मिलेंगे फिर। मैम किसी और एग्जाम का एग्जाम्पल देंगे क्या? किस में, एडेप्टिव टेस्ट में? हाँ जी। एडेप्टिव टेस्ट का एग्जाम्पल तो अभी मुझे और का तो नहीं याद आ एमएस रहा है। में इंटरनेशनल लेवल पे जैसे फॉरेन में वो देना रहता है एग्जाम, फॉरेन के लिए, फॉरेन स्टडी करने के लिए,
उसमें एमएस होता है, उसमें इसी का कॉन्सेप्ट रहता है, आपका लेवल देखते हुए क्वेश्चन उसमें बढ़ते जाते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रियंका जी, हो गया क्लियर? मैम जैसे केबीसी में होता है उसी टाइप का समझ सकते हैं क्या? अब केबीसी का मुझे पता नहीं है, वो लोग क्वेश्चन पहले से बना के रखते हैं या उसके हिसाब से बनाते हैं जैसा लेवल बढ़ता है, तो उसका तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ जी, चलिए ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक खत्म हुआ आज आपका, मैं इसको भेज दूंगी आज। अभी 3 मिनट है तो मैं क्वेश्चन आंसर पूछ लेती हूँ। हैंड रेज किया है गौरव जी, कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, वो कुछ क्वेश्चन भेजे थे मैंने चैट सेक्शन में। चैट में क्वेश्चन है, उसको देखिएगा। हाँ जी, देख रही हूँ। अच्छा जी, ये हिंदी में है। ये आप ऐसा हाँ कीजिएगा, जी, ये ग्रुप पे भेज दीजिएगा, मैं इसको ना ट्रांसलेट करके फिर आपको कल बता दूंगी, ठीक है? ठीक है जी। हाँ जी, तो आज आपसे पूछ लेते हैं, हैंड रेज कीजिएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बताइए। बहुत इजी है ये, मैंने कल करवाया है, 2 लोगों ने हैंड रेज किया है। चलिए ठीक है, गौरव जी आप बता दीजिए। इसको ना इंटरनली इवैल्यूएशन के रूप में यूज किया जाता है। हाँ जी, और इसमें क्या क्या? होता है कि एक जो शिक्षक होते हैं वो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निर्देशों को यूज करके मतलब जानकारी देते हैं इसमें। एग्जांपल्स दे सकते हो आप, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किसको कहेंगे हम? हाँ, मानसिक परीक्षण या फिर कक्षा में जो परीक्षण हो। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। अब बताइए, जो हमारा नॉर्म रेफरेंस्ड होता है इवैल्यूएशन, वो क्या होता है? हैंड रेज, ठीक है। सुनीता जी आप बता दीजिए। मैम इसमें होता है कि बच्चों को कंपेयर किया जाता है, जो बच्चे हैं उसमें कंपेयर किया जाता है कि एक कितना इंटेलिजेंट है और एक कितना वीक है, तो परसेंट के अकॉर्डिंग भी उनको जज किया जाता है। हाँ जी, वेरी गुड। नीता साहू जी, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन क्या होता है? सॉरी मैम, याद नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। किरण यादव जी आप बता दीजिए। इसमें मैम एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है, उसके ऊपर टीचर की जो जजमेंट होती है ना उस क्राइटेरिया के बेस पे होती है। और जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जांपल आपने दिया था कि उसके लिए जो टेस्ट होता है उसमें एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट किया जाता है, तो वो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड में आता है। हाँ जी, वेरी गुड। कृपा शंकर जी, सीबीसीएस की फुल फॉर्म बताइए। कृपा शंकर जी, आवाज आ रही है आपको? रेनू यादव जी आप बताइए, सीबीसीएस की फुल फॉर्म। यस मैम। मैम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। हाँ जी, ठीक है। इसमें जो कोर्सेज होते हैं, जो 3 प्रकार के कोर्सेज होते हैं, उनके नाम बता दीजिए। संतोषी वर्मा जी। कोर कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज और एक लास्ट था मैम, मैं उसको लिख भी नहीं पाई और समझ भी नहीं थी। कोई बात फाउंडेशन। नहीं। हाँ जी, फाउंडेशन, ठीक है। आप नहीं समझे उसको, प्रियंका पांडे जी फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में थोड़ा समझा दीजिए, क्या होता है इसमें? यस मैम। मैम ये एक्चुअली इसका दूसरा नाम जो है वो एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स भी ये कहलाता है। जैसे कि इंटर्नशिप जो कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड आप उस कोर्स को करते हैं और उसको और इनहेंस करने के लिए फाउंडेशन कोर्स किया जाता है। हाँ जी, इंटर्नशिप का एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। पवन विद्यार्थी जी, सीबीटी के 2 प्रकार कौन से हैं? सीबीटी के 2 प्रकार मैम, इसका सीबीटी का 2 प्रकार, हाँ बता रहा हूँ मैं। एक रेखीय है, एक अनुकूलित है मैम। हाँ जी, वेरी गुड। संध्या जी, लीनियर टेस्ट क्या होता है?
जी मैम, लीनियर टेस्ट यानी रेखीय परीक्षण, इसमें इसमें क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं कि वो पैटर्न पहले से ही होगा। जैसे यूजीसी नेट का बोले तो 150 क्वेश्चन हर एक के लिए पहले से ही मतलब फिक्स्ड ही होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये सबके लिए सेम ही रहेगा इस टाइप। हाँ जी, मीन्स ठीक है। परफॉर्मेंस लेवल प्रीति वगैरह मालवीय नहीं जी। देखेंगे इसमें, ये आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही होता है उसमें लीनियर में। प्रीति जी, आप बता दीजिए अडेप्टिव टेस्ट के बारे में। मैम यह कंप्यूटर मतलब जो व्यक्ति की मेंटल लेवल के आधार पे इसमें क्वेश्चन देता है। जैसे वो फर्स्ट उसमें कितना अटेम्प्ट कर पाया है, उसके बाद उसका लेवल बढ़ता जाता है, मतलब प्रदर्शन स्तर के ऊपर उसका क्वेश्चन का लेवल चेंज होता रहता है। इसमें फिक्स नहीं रहता क्वेश्चन, और एक श्रृंखला के बाद उसका नेक्स्ट लेवल आता है, ऐसा। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। अभी रेनू जी, आप क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। यस मैम। हाँ जी, किसी भी क्लोजिंग प्रेयर। ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, आंखों को कोमलता से बंद करें, 3 बार ओम का उच्चारण, गहरी लंबी सांस अंदर लेते हुए ओम, 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 ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में जोड़ें, दोनों हाथों को आपस में रब करें, अपने हाथों के हथेलियों को आंखों पर लगाएं, हाथों की गर्माहट को महसूस करें। धीरे धीरे पलकों को झपकाते हुए अपनी आंखों को खोलें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी आप लोग लीव कर सकते हैं, अगर किसका कोई थैंक यू क्वेश्चन है तो मैम। पूछ लीजिए। हाँ जी, मैम। वेलकम। स्लाइड शेयर कर दीजिएगा प्लीज, बहुत सारा इनकम्प्लीट हो गया है। हाँ जी, मैं कर लूंगी, अभी कर लूंगी। थैंक यू। धन्यवाद। हाँ जी, वेलकम जी। गौरव जी, नेहा जी, क्लास लीव कीजिए। गौरव जी, क्लास लीव कीजिए।